नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल से एंगेज करने की कोशिश करें। आपका बहुत समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके के रिएक्शंस, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, उससे मेरा भी मनोबल काफी बढ़ रहा है। और लगातार, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक ऐसे कंटेंट को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी, बेबाकी से, बेखौफ होकर, और जो बाकी चैनल्स पे आपको कम मिलेगा। और इस चैनल की पहचान ही यही होगी कि हम उन मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों को उठाने में लेगेसी या कन्वेंशनल मीडिया थोड़ा सा डरेगा। आज हरियाणा इलेक्शंस की बात करते हैं, जिसमें कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसमें धांधलेबाजी हुई है। 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 99% ईवीएम चार्ज पाई गई थी। और ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि दूसरे राउंड के बाद चुनावी मशीनों को बदला गया। तो मैंने सोचा कि आज किसी न किसी काउंटिंग एजेंट से बात की जाए, और आज ऐसे ही एक काउंटिंग एजेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में अरुण अग्रवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी आज साथ में कार्यक्रम में है, क्योंकि उन्हीं के जरिए आज ये पॉसिबल हो पाया कि मैं उस काउंटिंग एजेंट तक पहुंचूं। और ये वो काउंटिंग एजेंट हैं जो आपको मुंह जबानी बताएंगे कि आखिर उन्होंने काउंटिंग बूथ में या काउंटिंग रूम में क्या देखा, किस तरीके का हंगामा था, क्यों उनके कान खड़े हुए, और आखिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। तो आइए स्वागत करते हैं संजीव चौधरी का, जो कि काउंटिंग एजेंट है पानीपत के, और कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट थे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं संजीव चौधरी से आज की चर्चा शुरू करूंगी कि संजीव जी, मैं चाहती हूँ कि बताएं आप दर्शकों को कि आखिर आपने किस तरीके की गड़बड़ी काउंटिंग सेंटर के अंदर देखी थी, जिससे आपको लगा कि चुनाव में धांधली हुई है। जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए सर। हाँ, बोलिए। नीलू जी नमस्कार। मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया कि आज हरियाणा में जो काउंटिंग के दौरान ईवीएम में जो इरेगुलरिटीज सामने आई हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता के सामने रख सकूं। मैडम, पानीपत 25 पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिससे कांग्रेस के कैंडिडेट श्री वीरेंद्र शाह थे, मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी था और उनका काउंटिंग एजेंट भी, काउंटिंग भी मैं कंडक्ट करवा रहा था। पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब काउंटिंग के 2 राउंड खत्म हो गए, थर्ड राउंड जब शुरू हुआ तो उसमें 6 ईवीएम ऐसी डिटेक्ट हुई जिनकी बैटरी परसेंटेज 99% शो कर रही थी। और उसमें सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह थी कि जिन कंट्रोल यूनिट्स की ईवीएम्स की बैटरी परसेंटेज 99% थी, उसमें बीजेपी का डाटा मोर देन 65 और 70% एकदम से इन्हांस कर रहा था। तो डाउट हुआ, हमने काउंटिंग रुकवाई, इलेक्शन ऑब्जर्वर से इस बात पे डिस्कस किया गया, ऑब्जेक्शन सबमिट किए गए, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर महोदय थे उनको मेल की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा को हमने तत्काल इस बात का मेल करके कंप्लेंट दायर करवाई। तो उसके बावजूद भी कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं थी उनकी हैंडबुक में, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी माननीय ऑब्जर्वर महोदय को और माननीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को, जिसमें ईवीएम की परसेंटेज के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन हो। निश्चित तौर पर आप एक बात को समझेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है या कोई और बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, जब आप उस पर मॉर्निंग में काम शुरू करते हैं तो उसकी बैटरी 100% होती है। जैसे जैसे आप उसका वर्किंग करेंगे उसकी बैटरी ड्रेन होती चली जाएगी। इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। बट ये कैसे संभव है कि 5 तारीख को हरियाणा में पोल हुआ, पानीपत असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हीं ईवीएम से पोल हुआ, मॉर्निंग में 6 बजे उनकी मॉक पोल कराई गई, उसके बाद दिन में रेगुलर पोल हुई, शाम को 7 बजे वो हमारे एजेंट्स ने, जो हमारे बूथ एजेंट्स थे, उन्होंने वो मशीनें सील कराई हैं। उसके बाद वो मशीनें जो कंट्रोल रूम, जो चेस्ट बनाई गई थी, उसमें सील कर दी गई है। और 8 तारीख को जब मतगणना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी बैटरी ड्रेन होने की बजाय एकदम से 99% रिफ्लेक्ट करती है। ये कैसे संभव था? ये एक इंटेलिजेंट रिगिंग की गई है सत्तासीन पार्टी द्वारा। देश के लोकतंत्र पर एक डकैती पड़ी है। हरियाणा के अंदर एक मैं ये कहूंगा कि गलत मैंडेट शो किया गया है।
जी जी। आपने कहा कि गलत मैंडेट है, तो एक तो ये ईवीएम्स के चार्जिंग का मसला था कि 99% आपको लगा कि ईवीएम्स चार्ज हुई हैं। तो क्या हम ये माने कि दूसरे राउंड के बाद ईवीएम्स को बदला गया, यानी कि चुनावी मशीन को बदला गया? अब आखिर बदला गया तो इसके बारे में एविडेंस कैसे मिलेगा कि क्या उसकी बैटरी बदली गई या खुद मशीनों को बदला गया? क्या इसकी वीडियोग्राफी हुई है? क्या आप लोगों ने इसकी वीडियोग्राफी मांगी है? आखिर जब सबूत मांगे जाएंगे तो सबूत के तौर पर आप क्या देंगे, चाहे कोर्ट देखिए, में हो? इलेक्शन कमीशन से हमने इसकी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी है, बट वीडियोग्राफी जो काउंटिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही थी वो रैंडमली की जा रही थी। कोई कॉन्टिन्यूअस हर टेबल के ऊपर कोई मॉनिटरिंग या ऐसा कोई प्रावधान इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं किया गया था, जिसमें मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ये कमी है चुनाव आयोग की, कि जिसमें हम इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। और दूसरी बात, ईवीएम जहां तक बदलने की बात है, मैं ये मानता हूं कि इंटेलिजेंट रिगिंग में इन्होंने डाटा के साथ छेड़छाड़ की है। ईवीएम बदलने का तो जहां तक मैं अपनी अगर व्यक्तिगत विचार आपसे साझा करूं, ईवीएम बदलने की बात तो शायद नहीं सत्य प्रतीत होती, बट निश्चित तौर पर डाटा के साथ जरूर छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने अच्छा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। इवन मैं पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो मैं खुद इलेक्शन का एक चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा हूं। फ्रंट फुट पे हमने जाके इलेक्शन लड़ा है। बीजेपी के बूथ पर कहीं पे भी पब्लिक नहीं दिखाई दी। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार को लेके। कर्मचारी इनसे नाराज था, किसान इनसे नाराज था, मजदूर इनसे नाराज था, आंगनबाड़ी वर्कर्स पे इनसे न इन्होंने लाठीचार्ज कराए, प्रदेश के सरपंचों को इन्होंने लाठियों से पिटवाया। उसके बावजूद भी इनके बूथों पे कोई भी मैंडेट के लिए या बूथ पर्ची लेने के लिए कहीं पे भीड़ भाड़ नहीं थी। कांग्रेस के बूथ लबालब भरे हुए थे, लोग वहां से पर्ची ले रहे थे और बड़े उत्साह से पोलिंग में हिस्सा ले रहे थे। और आपका मीडिया, एग्जिट पोल, प्रदेश की सीआईडी डिपार्टमेंट और सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो भी व्यक्तिगत जिन्होंने भी सर्वे करवाया, सभी 52 से 57 सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बननी थी, बट इंटेलिजेंट रिगिंग के माध्यम से आंकड़े बदलकर कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया। यह बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। एक सवाल आपसे और करूंगी, फिर अरुण जी के पास जाऊंगी कि इंटेलिजेंट रिगिंग, चुनावी मशीन्स को बदलना, लेकिन फॉर्म 17 का डेटा क्या कहता है? क्या उसको लेकर आपको आसानी से डेटा मिल गया था या फिर उसको लेकर भी हंगामा हुआ? क्या डिफरेंसेस आपने देखे? देखिए, फॉर्म 17 एक बहुत बड़ा मुद्दा थे। फॉर्म 17 का डाटा मिसमैच हुआ, उसके बाद फिर हंगामा हुआ, काउंटिंग बार बार रुकी, बट उसके लिए क्लियर कट कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे ऑब्जर्वर नहीं दे पाए और एक नितत एक प्रक्रिया चलाते हुए उन्होंने काउंटिंग को पूरा करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 35,678 वोटों से उन्होंने विजयी घोषित कर दिया। अब अरुण जी, जिस तरीके का की जो जो सिचुएशन थी और जो बता रहे हैं संजीव जी, उसको देख के क्या लगता है कि अब ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस तैयारी कर रही है और कोर्ट में जाने की, कोर्ट में क्या ये केस स्क्रूटिनाइज ठीक से हो पाएगा या फिर यही बोला जाएगा बार बार कि देखिए इसमें तो कोई तथ्य नहीं है, आप लोग जबरन उसमें डाउट कर रहे हैं और ये किसी ना किसी तरीके से खारिज हो जाएगा मामला फिर से? अनम्यूट कर लीजिए जी। ये कोर्ट में ये मामला जाएगा और कोर्ट सुनेगी नहीं सुनेगी वो तो बात की बात है। अभी पूरी जनता को कन्विंस करना है कि ये इलेक्शन में रिगिंग हुई है और अगर ये पाया जा रहा है कि जहां भी ईवीएम का चार्ज ज्यादा है वहां पे 95% में भाजपा को 15% वोट ज्यादा मिले हैं, तो ये दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर में जो है गड़बड़ किया गया है। और यही एक काफी प्रमाण है जो कि हम वोट, बैटरी चार्ज प्लस कितने वोट गिरे। और दूसरी जगह जहां पर बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं थी, 60-70% थी, वहां पे कितना भाजपा को मिला और कितना कांग्रेस को मिला, यही एक आंकड़ा जो है बताएगा हर जगह कि क्या गड़बड़ हुआ। अब मान ले ये 20 या जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन लोग जो सतर्क थे, जिन्होंने पकड़ा कि 99% है और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग सतर्क थे,
तो उसका सारा डेटा जो है पब्लिक में रखा जाए। जब पब्लिक में रखा जाएगा तो लोगों को सबको समझ में आवेगा। जब लोग किसान एजिटेशन कर सकते हैं, जब लड़के एजिटेशन कर सकते हैं, तो जनता भी एजिटेशन कर सकती है कि ये इलेक्शन जो है इसकी चोरी हुई और जिसको जीतना चाहिए था नहीं हुआ। तो इस आंकड़े से जो जनता का समर्थन मिलेगा और उसके ऊपर वो कोर्ट पर भी प्रेशर पड़ेगा कि भाई देखिए इतनी सारी जनता जो है ये इसको नहीं बिलीव कर रही है और आप ये चुनाव जो है चंद जज और चुनाव आयोग मिलके इसका जो है मशीन से चुनाव कर रहे हैं। तो अंत में तो यही कहना पड़ेगा कि अगर लोगों का विश्वास उठ गया चुनाव प्रणाली से तो फिर डेमोक्रेसी का कुछ होने का मतलब ही नहीं रहा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चला गया। वही कारण जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि लोगों में हमारी ऊपर हमारा विश्वास है, लोगों के लोग हम पर विश्वास करते हैं, उसी के कारण हम हैं, तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। और इससे जो जितनी बातें संजीव जी ने बताई उससे तो ये लगता है कि इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं ये रिगिंग करी है, ये आंकड़ा किसी को वो नहीं होगा। अब ये जितना जो है लोगों के उसमें जाएगा उतना ही जो है वो ये होगा। दूसरी बात कि एक रूल है कि 17C अगर नहीं मैच करता है जितने की वोट गिने तो आपको सारे वोट गिनने पड़ेंगे। और इन लोगों ने क्या किया, जो हमारा नॉलेज है कि पोलिंग एजेंट को जो है जो वहां के वो थे उनको 17C फॉर्म बहुत जगह अंदर ले नहीं जाने दिया कि भाई कौन गिनेगा, तो इसलिए जो है उसको जाने ही मत दो। तो ये सब भी धांधलीबाजी हुई है। और जैसे इन्होंने कहा कि जहां नहीं मैच कर रहा था वो माने नहीं, जहां वो लोग लेके गए। तो अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारी बैटरी, पहले तो 99% का एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है मैं मान सकता हूं, लेकिन वो रिचार्ज नहीं हो सकती है। जो भी कारण है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या जो भी आंकड़ा है, ये पब्लिक को बतावें। ये इसको कैजुअली ये जो ले रहे हैं ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। वो उनको सोचना चाहिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको जब इतने लोग कह रहे हैं कि ये ईवीएम में क्या गड़बड़ है तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि ये हुआ कैसे। दोनों बात बतानी चाहिए। अगर नहीं बता रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे कि ये लोग जो हैं गड़बड़ किए हैं इसलिए जो है चुपचाप बैठे हुए हैं और पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। तो यही ना प्रिज्यूम करेंगे, दे विल बी हेल्ड गिल्टी बाय साइलेंस। और अगर इतनी अकल नहीं है कि ये तो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज या ऐसे जज नहीं है कि पब्लिक में ये नहीं आ सकते हैं, अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं। जजों का तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये तो रोज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनको जरूरत पड़ती है। जब गाली देना होता है तब वो चिट्ठी रिलीज कर देते हैं ऑपोजिशन को। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर को नोटिस नहीं देते हैं तो कहते हैं नंबर 2 को दे दिया। तो ये सब जब वो सब कर सकते हैं तो ये भी करें ना आके। जब उनको चारों तरफ से उनके ऊपर जो है डाउट हो रहा है, और हम ये बात नहीं कहेंगे लेकिन ये भी बात सही है कि उनको जो है लोग अपशब्द कर रहे हैं, तो उनके अपने डिफेंस में आके अपना वो करें ना। सैलरी लेते हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों चुप हैं, और इतने दिन से चुप हैं। तो इसलिए जो कहना है इनका, संजीव जी का, जो ये चश्मउद्दीन गवाह हैं काउंटिंग सेंटर के, जो हम लोग वहां नहीं रहते हैं, हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम में ये कहते हैं ये हो गया वो हो गया। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी एनजीओ हैं, जो सेक्टर हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, वो लोग जाके एक एक जगह वो उसको भी मिलाएं कि देखिए इस बूथ पे जो है भाजपा को 500 वोट मिले, और गांव में जाके दिखाएं कि इनका कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सारे गांव में अगर लोग गाली दे रहे हैं भाजपा को और उनको वहां 500 वोट मिलता है तो ये क्या दिखाता है? तो कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स तो हुआ ना। क्या तो लाखों रुपए में इन्होंने वोट खरीदा, तो वो बेचारे पैसे लेके नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कोई बात तो होगी ना। तो ये सब चीजें जो है, इलेक्शन ऐसे खत्म नहीं होता।
ये जो है एक पूरा वो है, आप अगर उसको लेके बैठ के अब लोग अपना एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं, ये नहीं जैसे इन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर से पर्ची ली जाती है, वहां पर कोई था ही नहीं, जो भाजपा का आदमी होगा वो जाके वो उन भाजपा के वर्करों को जानेगा, वो वहां जाएगा, बोलेगा भैया मेरी पर्ची निकाल के दो, जब वही वहां पर नहीं हो रहा है, वहां से लेके अंत तक। तो ये चुनाव आयोग का ये की जिम्मेदारी है कि पब्लिक में आके सारी बातें क्लैरिफाई करें और तब तक क्वेश्चन ले जब तक वो सारा क्वेश्चन एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि अब ये उनके ऊपर ये हो गया कि ये इलेक्शन नहीं, और भी इलेक्शन ऐसे ही रिग हुए हैं, जहां की चीफ मिनिस्टर या किसी ने एक दिन पहले कह दिया कि देखिए चुनाव आएगा तो वो जो है आप लोग हैरान रह जाएंगे कि कैसा चुनाव आया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह इंटरनेशनली नेशनली इलेक्शंस रिग होते हैं, कोई नई चीज नहीं है, और ये था कि हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, और अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सबकी जिम्मेवारी है कि घालमेल हो चाहे नहीं हो, जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सारे इलेक्शंस जो हैं बैलेट से हों। और मैं कहता हूं अगर हरियाणा में दोबारा बैलेट से हुआ ना, तो इनका पूरा जितना भी घपला किया वो सारा सामने में आ जाएगा, क्योंकि अब जनता का आक्रोश भी रहेगा। जी, इसे संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, बस अंत में संजीव जी से ही कमेंट लूंगी कि संजीव जी आपको क्या उम्मीद लग रही है? आप लोगों ने डेटा कांग्रेस को दे दिया है, कांग्रेस अब अपना पिटिशन आपने बताया कि तैयार कर रहा है, तो कब तक कोर्ट चले जाएंगे और ये कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि क्या दोबारा चुनाव होने की नौबत आ सकती है? और अगर नीलू जी, दोबारा ईवीएम से ही हुआ तो क्या करेंगे? नीलू जी, हमने करीबन 20 सीटों के 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डाटा कलेक्ट किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हमने वो रिकंसाइल हो रहा है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट 2 और 3 डेज के अंदर हम शायद डॉक्टर अरुण जी भी इसका हिस्सा है, एक पिटीशन फाइल करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर अरुण ने बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव आयोग इसको लेके, इस मुद्दे को लेके, कम से कम हरियाणा के मैंडेट को लेके, हरियाणा के पोल को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जनता के बीच में आए और सारी चीजों को इस 99% बैटरी के डाटे को सेटल कर दे कि एक बैटरी रेगुलर पूरा दिन यूज होने के बाद वो ड्रेन होके नीचे उसकी परसेंटेज जाए या वो बढ़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये आग्रह करेंगे कि इस बात का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी करे और इसको बाध्य करे, अगर चुनाव आयोग सामने नहीं आता है तो कानूनी तौर पर इसे बाध्य करे और इसकी सत्यता देश की जनता के सामने लाए, ताकि लोकतंत्र पर और डेमोक्रेसी का जो ये वोटिंग प्रक्रिया है ईवीएम के माध्यम से, इससे देश की जनता का जो विश्वास उठता जा रहा है उसकी पुनः बहाली हो सके। लेकिन संजीव जी ऑनेस्टली 2 सवाल, मतलब एक आपसे और एक फिर अरुण जी से, और फिर कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि अभी चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा, खबर कुछ अखबारों ने किया है कि आज हो सकती है या कल हो सकती है। आई एम प्रीटी श्योर कि रिपोर्टर्स राजीव कुमार से ये सवाल जरूर करेंगे कि भाई ये बैटरी चार्जिंग का क्या मसला है, और राजीव कुमार का जो इतिहास हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है शेरो शायरी का, लेकिन जो मुद्दे से वो किस तरीके से आराम से भटक जाते हैं, आई एम श्योर जब बैटरी की चार्जिंग को लेकर ये सवाल खड़ा किया जाएगा तो वो ये कह देंगे कि नहीं नहीं ये सब ऐसा है, बेसलेस एलिगेशंस हैं। इसी तरीके का जवाब अगर आएगा तो फिर हम क्या उम्मीद लगाकर बैठे? देखिए, आप पत्रकार जगत से मैं एक आग्रह करूंगा कि 99% बैटरी का जो इशू है या बैटरी का फ्लक्चुएशन का जो इशू है परसेंटेज का, चार्जिंग का, उसको लेके चुनाव आयोग को आप बाध्य करें अपने पर्चनों के माध्यम से कि वो अपनी जो उनकी हैंडबुक है, गाइडलाइंस जो देता है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, ऑब्जर्व महोदय के लिए, उसमें एक मेंशन करे, इस बात को क्लियरिफाई करे। जब तक क्लियरिफाई नहीं करते रहे इसी तरीके की रिगिंग होती रहेगी, इसी तरीके का मैंडेट के साथ मैंडेट चोरी होता रहेगा। बिल्कुल प्रजातंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। दूसरी बात जो डॉक्टर अरुण ने कही, जब आज अगर हरियाणा में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवा लो, मैं गारंटी देता हूं ये 49 सीट लेके बैठे हैं, अगर 9 सीट भी आ जाए, डबल डिजिट का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छू पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जी अरुण जी, बहुत संक्षेप में अंत में क्या कहेंगे सर आप? जी अंत में तो अब यही है ना कि अब कितना ज्यादा गड़बड़ होगा तब जाके चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, यही अब एक सवाल हो जा रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो होता है कि नहीं भाई मशीन है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो
और सब भी देश इनसे कहीं विकसित हैं। और जो इलॉन मस्क है, जिसकी की पूरा जो साम्राज्य है उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बना हुआ है, वो आदमी कहता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, मशीन नहीं है जो कि रिग नहीं हो, जिसको कि आदमी हैक नहीं करता हो। तो उसके बाद जो है इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो है और लोग जो इनसे कहीं एडवांस हैं, ये कहना बड़ा आसान है कि वो यू कांट सी इंडिया प्रोग्रेसिंग एंड बीइंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वो हमको रेवेन्यू में दिखना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ वो रेवेन्यू तो नहीं आते जो कि उन लोगों के पास आते हैं। तो इसलिए कब तक ये इसको अवॉइड करेंगे, जब ये क्या क्रांति होगी, जब लोग आके सड़क पर आ जाएंगे तब करेंगे या अब करेंगे, इट्स मैटर ऑफ टाइम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल लगे, 3 साल लगे, ये जो है मशीन से चुनाव अब बंद हो जाना चाहिए। जहां तक है बैलेट का हो तो कोई उसमें, और ये कहना कि बूथ लूटा जाएगा, तो ये जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आज कोई बूथ लूट के तो देखे, और आप उसका सख्त कानून करिए कि जो भी बूथ लूटा हुआ अगर उसको पाया जाएगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। कौन मना कर रहा है? तो ये जो कहना कि अगर हम पेपर बैलेट से, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है फिर से हम वी आर गोइंग बैक टू द डेज ऑफ ओल्ड डेज ऑफ लूटिंग द बूथ, ये सब एकदम गलत ये है, ये रियलिटी में नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर ही चुनाव आयोग अगर वीडियोग्राफी जो उनको करना है वो अगर अवेलेबल नहीं करते हैं तो माफी मांगे और फिर से चुनाव करें। उनको दे आर बाउंड टू डू द वीडियोग्राफी, और अगर किया है तो वो दिखाएं कि भाई राउंड द क्लॉक जो है हमने जो है कहीं भी गड़बड़ नहीं हुई। तो ये जिम्मेवारी उनकी बनती है, हम लोगों की नहीं बनती है, उनकी है। चलिए आप जनगण मंच, हाँ संजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण पत्रकार जगत से एक आग्रह करूंगा कि हरियाणा का मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रिग्ड मैंडेट यहाँ पे जारी किया गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल रहा है। हम अंडर प्रोटेस्ट इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको अस्वीकार करते हैं। जी चलिए, संजीव जी ने पूरा तरीके से आज बताया है कि क्या कुछ हुआ काउंटिंग सेंटर में, और हमारी कोशिश जनगण मन 24/7 पर रहेगी कि अरुण जी की मदद से हम आपके साथ और आपके समक्ष 2 या 3 और काउंटिंग एजेंट्स लेकर आए जो रेडी होंगे बात करने के लिए, क्योंकि सबके पास इस तरीके का जिगर नहीं होता कि वो आकर ओपनली बताएं कि क्या कुछ आखिर काउंटिंग सेंटर में हुआ है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि अभी और कुछ काउंटिंग एजेंट से बात की जाए और वो बताएं आखिर कि किस तरीके की धांधलेबाजी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लगातार एंगेज करिए मेरे इस चैनल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।